हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं कराने वाला हूं आपको LLB सेकेंड ईयर। सैम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा इन्वायरमेंटल लॉ, कोड है 4003 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। अब से पहले ऑलरेडी आपके प्ले लिस्ट में मैं 3 से 4 क्वेश्चन करा चुका हूं, आप उन्हें जाके देख लीजिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट पे आपके क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिएगा 4। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसकी जो आने की संभावनाएं रहती हैं वो 70% से लेके 85% तक इसकी आने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा नंबर 4। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए तो वो आप हमारे WhatsApp नंबर पे मैसेज करके इन्हें प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन है हमारा 4, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1947, सॉरी ये है 1974, मेरे से गलत हो गया है, 1974 के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड को स्थापित करने का क्या उद्देश्य है? बोर्ड के गठन, कार्य तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। 70 से 85% इसके आने की संभावनाएं रहती हैं। अगर आपका लक खराब है तो ही बात दूसरी है, नहीं तो ये आता जरूर है क्वेश्चन। केंद्रीय बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है उसे देखते हैं पहले। जल प्रदूषण अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है, क्योंकि संस्था या प्राधिकार के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। यहां पे क्या बोला है, जो प्रदूषण के रोकथाम के लिए जो अधिनियम बनाया गया है उसमें केंद्रीय सरकार ने संस्था और प्राधिकारी नियुक्त करे हैं, क्योंकि भाई केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, ठीक है, कोई अधिनियम बनाती है, अधिनियम नियम, ठीक है, पास करती है किसी भी क्षेत्र के लिए, तो इनको लागू कौन करवाएगा? भाई केंद्र का मालिक तो आएगा नहीं, जो नेता है वो तो आएगा नहीं, अधिकारी है वो तो आएगा नहीं। कौन आएगा? एक संस्था होगी, समिति होगी, इनके जो अधिकारी हैं या प्राधिकारी या इनके जो सदस्य होते हैं वो ही इन सब चीजों को कार्य करेंगे, देखभाल करेंगे, निर्णय लेंगे, है ना। ये तो सिर्फ कानून बनाएंगे और बता देंगे। तो इसमें यही बात बोली है, जल प्रदूषण अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है, क्योंकि संस्था या प्राधिकारी के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, केंद्रीय बोर्ड कौन बनाती है? केंद्रीय सरकार। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय बोर्ड का गठन धारा 3 के अनुसार गठन कैसे होगा उसे देखते हैं। केंद्रीय बोर्ड के गठन के बारे में प्रावधान करते हुए कहती है कि केंद्रीय सरकार ऐसी तारीख से जो वह राजपत्र में अधिसूचना नियत करे। देखो, केंद्रीय सरकार केंद्रीय बोर्ड की स्थापना कब करेगी? केंद्रीय सरकार केंद्रीय बोर्ड की स्थापना, संस्था या समिति की स्थापना कब करेगी? जिस दिन नियम बनाए गए हों, राजपत्र द्वारा लागू किया गया हो। ठीक है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। एक केंद्रीय बोर्ड गठित करेगी जिसका नाम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा। भाई समझ में आई होगी यहां तक बात।
केंद्रीय सरकार केंद्रीय बोर्ड का गठन करेगी, और यह गठन कब किया जाएगा? जब कोई अधिनियम या नियम राजपत्र द्वारा पास होगा, बनाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद संस्था, समिति, कुछ भी हो वो बनाई जाएगी, और उसका कार्य क्या होगा? प्रदूषण को नियंत्रण करना, निवारण करना, देखभाल करना। ठीक है। और उसको क्या बोलेंगे? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उसका नाम होगा, और वह इस अधिनियम के अधीन उस बोर्ड को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कार्यों का पालन होगा। ठीक है। तो भाई अब इसमें क्या है? प्रदूषण से संबंधित शक्तियां इसको दी जाएंगी। केंद्रीय बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड की कोई संस्था है या कोई समिति है या शाखा है, ठीक है, उसको क्या दी जाएंगी? प्रदूषण से संबंधित शक्तियां दी जाएंगी। ठीक है। और इसको दायित्व सौंपे जाएंगे कि आपको करना क्या है। ठीक है। आगे चलते हैं। केंद्रीय बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे। कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था? केंद्रीय बोर्ड का गठन कैसे होगा? राजपत्र के द्वारा होगा केंद्रीय बोर्ड का गठन। ठीक है। और इसका नाम क्या होगा ये भी हमने पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट क्या है? केंद्रीय बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे। कौन कौन सदस्य होंगे केंद्रीय बोर्ड में वो भी देखते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देशित किया जाने वाला एक पूर्वकालिक अध्यक्ष। इसमें जो केंद्रीय सरकार द्वारा, जब हम केंद्रीय बोर्ड बनाएंगे, संस्था, समिति या शाखा, जब मैं केंद्रीय बोर्ड बोलूं तो आप समझ जाना शाखा, संस्था या समिति की ही बात हो रही है। ठीक है। जब हम केंद्रीय बोर्ड की स्थापना करेंगे, ठीक है, तो इसमें केंद्रीय सरकार एक पूर्वकालिक, मतलब एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगी जो प्रदूषण के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ज्ञान रखता हो। ठीक है। और उसे बहुत ज्यादा अनुभव हो। केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देशित किया जाने वाला एक पूर्वकालिक अध्यक्ष जो पर्यावरणीय संरक्षण में संबंधित विषयों की विशेष जानकारी या व्यवहारिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा। केंद्रीय बोर्ड के लिए केंद्रीय सरकार एक व्यक्ति नियुक्त करेगी पूर्वकालिक, जो ऐसा व्यक्ति हो जो पर्यावरण से संबंधित ज्ञान रखता हो, उसके नियम उपाय सब जानता हो। ठीक है। आगे चलते हैं। केंद्रीय सरकार नियम उपाय का मतलब क्या है? कि प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, प्रदूषण कैसे उत्पन्न होता है, प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाए, उन सब की नॉलेज रखता हो। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक पूर्वकालिक सदस्य सचिव, जो प्रदूषण नियंत्रण विषय, वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी या प्रबंधीय योग्यता, ज्ञान और अनुभव रखता हो। एक तो अध्यक्ष होगा और एक होगा केंद्रीय बोर्ड में, एक तो होगा अध्यक्ष, ठीक है, और एक होगा सचिव। इसका भी कार्य यही होगा, क्या? कि वो प्रदूषण के लिए नियंत्रण विषय जानता हो, वैज्ञानिक अनुसंधान जानता हो, अभियांत्रिकी की, प्रबंधीय योग्यता, ज्ञान और अनुभव रखता हो पर्यावरण के क्षेत्र में। ठीक है। एक अध्यक्ष और सचिव नियुक्त किए जाएंगे। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, केंद्रीय बोर्ड के कार्य। अब केंद्रीय बोर्ड के कार्य देखते हैं। धारा 16 के अनुसार केंद्रीय बोर्ड के कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला क्या कार्य होगा? राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों की सरिताओं, सरिता का मतलब होता है नदी, सरिताओं और कुआओं को बढ़ावा दे। भाई सबसे पहले इनका कार्य क्या होगा केंद्रीय बोर्ड का? केंद्रीय बोर्ड का मतलब अध्यक्ष, सचिव और इनके जो सदस्य होंगे, इसका कार्य क्या होगा? जो नदियां हैं, कुआं हैं या कोई पानी के अन्य स्रोत हैं, ठीक है, इनकी देखभाल करना, इनकी सफाई करना और लोगों को जागरूक करना। सफाई, देखभाल और लोगों को जागरूक करना पानी के विषय में। ठीक है। अब जैसे अभी मैंने
जैसे एक एग्जांपल देता हूं, पहले भी क्वेश्चन में दे चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। जैसे कोई नदी है, नदी का पानी बह रहा है और कहीं से कोई कटाव हो गया और ये कटाव का पानी किसी ऐसे स्थान पर जा रहा है जहां पर व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है। और जब वहां पानी एकत्रित होगा तो वहां मच्छर, मक्खी, कीटाणु पैदा होंगे, नई नई बीमारी पैदा होंगी, प्रदूषण बनेगा। तो उनका क्या कार्य है, ऐसे कटाव को रोकें, ऐसी समस्याओं का समाधान करें, ठीक है, अध्यक्ष, सचिव और सदस्य, और लोगों को जागरूक करें। आगे चलते हैं। दूसरा है जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के संबंध में किसी विषय पर केंद्रीय सरकार को सलाह देना। दूसरी बात, भाई केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय बोर्ड का गठन किया, अध्यक्ष सचिव बना दिए। अब इन्होंने कार्य किया, भाई देखभाल तो यही लोग कर रहे हैं ना, सचिव, अध्यक्ष और सदस्य। इनके मन में कोई सलाह आई या कोई सुझाव आया तो इनका कर्तव्य है वो केंद्र सरकार को जाके बताएं कि आप इस तरह के नियम और बनाइए, इस तरह से प्रदूषण को कम किया जा सकता है, क्योंकि इनका जो विवेक है, जो ज्ञान है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। सलाह देना। तीसरा, राज्य बोर्डों के क्रियाकलापों में संबंध स्थापित करना और उनके बीच के विवादों को सुलझाना। दूसरी बात, जैसे एक स्टेट ये है और दूसरा स्टेट ये है, दोनों की सीमाएं आपस में मिल रही हैं, ठीक है। जैसे HR ले लो और यूपी ले लो, दोनों की सीमाएं आपस में मिल रही हैं। अगर किसी कारण से इन दोनों राज्यों में आपस में कोई विवाद है, ठीक है, प्रदूषण को लेकर या किसी अन्य बात को लेकर, और आपस में एक दूसरा जो राज्य है इसमें कोई कार्य नहीं कर रहा है और प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है कि भाई ये तुम्हारा अधिकार है, ये कहे कि ये तुम्हारा अधिकार है, आपस में कोई भी कार्य नहीं कर रहा है और प्रदूषण चरम पर जा रहा है, तो ऐसे विवादों का भी निपटारा अध्यक्ष सचिव करवाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, राज्य का मतलब होता है, अगर हम अपने देश में हैं तो राज्य का मतलब अलग होता है, और हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बात करें तो राज्य का मतलब देश होता है। जैसे यहीं पर ले लो, भारत और पाकिस्तान, इनकी सीमा एक लगी हुई है। अगर इनमें आपस में कोई विवाद चल रहा है और एक दूसरे से झगड़ रहे हैं और कोई निवारण नहीं हो रहा है और उत्पन्न हो रहा है उससे प्रदूषण, तो इनका कार्य है केंद्रीय बोर्ड का कि इन विवादों को सुलझाएं, कि भाई इन विवादों को सुलझाओ, पहले प्रदूषण नियंत्रण को कंट्रोल किया जाए, ये चीजें बाद में होंगी, पहले इसका निवारण किया जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। आगे चलता हूं। राज्य बोर्ड को तकनीकी सलाह देना और मार्गदर्शन करना। अभी हमने क्या बोला था यहां पे, केंद्रीय बोर्ड को सलाह देना, केंद्रीय सरकार को सलाह देना, इसी प्रकार से राज्य बोर्ड को भी सलाह देना, तकनीकी सलाह देना और मार्गदर्शन करना। केंद्रीय बोर्ड होगा, उसी प्रकार से एक राज्य बोर्ड होता है, राज्य में कार्य करता है, ठीक है। लेकिन ये जो राज्य बोर्ड है ये केंद्र बोर्ड की ही संस्था या शाखा है। जैसे मैंने यहां बताया, संस्था, समिति या शाखा ये किसकी है, केंद्रीय बोर्ड की। तो इनका कार्य क्या है, केंद्रीय बोर्ड को भी राज्य बोर्ड को भी सलाह देंगे। आगे 5, जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के बारे में जनसंपर्क के माध्यम से व्यापक कार्यक्रम बनाना। देखो, अगर कहीं जल प्रदूषण हो रहा है तो इनका अध्यक्ष का और सचिव का क्या कर्तव्य है कि ये जन समुदाय के पास जाएं, जन समुदाय के पास जाएं और इनको समझाएं, कार्यक्रम के द्वारा कार्यक्रम करें, कोई नाटक के द्वारा, किताबों के द्वारा, विज्ञापन द्वारा, पहेली द्वारा या किसी अन्य तरीके से, हैं, इनको जन समुदाय को यानी संपूर्ण मानव समाज को यह समझाया जाए कि हमें जल का
या प्रदूषण को, जल प्रदूषण को या प्रदूषण को कैसे रोका जाए। ठीक है, आगे ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना जो निर्धारित किए जाएं। आगे चलते हैं, केंद्रीय बोर्ड की शक्तियां। केंद्रीय बोर्ड को इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई प्राप्त हैं। धारा 36 के अनुसार केंद्रीय बोर्ड को शक्ति और प्रदान, देखो ये तो शक्तियां दी गई हैं केंद्रीय बोर्ड को कि आप कैसे कार्य करोगे, आपके अधिकार क्या हैं, ये हैं, लेकिन इससे अतिरिक्त भी और इनको शक्तियां दी गई हैं। हमने क्वेश्चन में पढ़ा था इससे पहले, केंद्रीय बोर्ड को शक्तियां 3 से 6, धारा 3 से 6 पढ़ा था। ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अन्य शक्तियां केंद्रीय बोर्ड को दी जाती हैं, उनको देखते हैं। धारा 36 के अनुसार केंद्रीय बोर्ड स्वयं अपनी निधि रखेगा, निधि यानी धन अपना स्वयं रखेगा, और वे सभी राशियां जो समय समय पर उसे केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएं। भाई केंद्रीय बोर्ड को चलाने के लिए केंद्रीय सरकार समय समय पर वह धन देगी। अब ये तो है नहीं सचिव, अध्यक्ष या सदस्य अपने घर से पैसा लेके आएंगे, नहीं, तो इन्हें केंद्रीय बोर्ड को पैसा कौन देगी, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार। और केंद्रीय बोर्ड की शाखा राज्य बोर्ड है, तो उनको भी राज्य सरकार पैसा देगी या केंद्रीय सरकार पैसा देगी। और समय समय पर इन कार्यों को करने के लिए पैसा दिया जाता है केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड को। राज्य बोर्ड आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन अभी हम केंद्रीय बोर्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, केंद्रीय बोर्ड स्वयं अपनी निधि रखेगा और वह सभी राशियां जो समय समय पर उसे केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएं तथा उस बोर्ड की दान, अनुदान, संदान इत्यादि सभी अन्य प्राप्तियां उस बोर्ड की निधि में जमा की जाएंगी। दान, अनुदान और संदान, लेना और देना, जितनी भी प्रक्रिया हैं केंद्रीय बोर्ड में ही रखी जाएंगी। उस बोर्ड द्वारा सभी भुगतान उसी में से किए जाएंगे। दूसरी बात, केंद्रीय सरकार पैसा देगी केंद्रीय बोर्ड को, और केंद्रीय बोर्ड जो पैसा मिलता है उसे अपने पास ही रखेगी, किसी अन्य व्यक्ति या सरकार को नहीं देगी। ठीक है, एक बार पैसा आ गया केंद्रीय बोर्ड में रहेगा और ये अपने कार्य के लिए अपने खर्चे इसी धन से चलाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। उधार लेने की शक्तियां, नंबर 2, उधार लेने की शक्तियां। धारा 37 के अनुसार केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड को अपने कार्यों को सफल पालन हेतु आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए निम्नलिखित रीतियों से धन उधार लेने की शक्तियां प्रदान करती है। देखो एक चीज और समझ लेना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था केंद्रीय बोर्ड को केंद्रीय सरकार समय समय पर पैसा देगी, उसी प्रकार से राज्य बोर्ड को राज्य सरकार समय समय पर पैसा देगी और यह केंद्रीय सरकार। ठीक है, केंद्रीय सरकार केंद्रीय बोर्ड को भी और राज्य बोर्ड को भी पैसा दे सकती है, और राज्य बोर्ड को राज्य बोर्ड भी पैसा दे सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं, समझ लो और समझा देता हूं। राज्य बोर्ड को राज्य सरकार पैसा दे सकती है, ठीक है, और केंद्र सरकार भी पैसा दे सकती है राज्य को। ऐसे देखो, केंद्रीय सरकार राज्य बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड दोनों को पैसा दे सकती है, और राज्य सरकार राज्य बोर्ड को पैसा दे सकती है। ठीक है, ये दोनों को दे सकती है, ये राज्य बोर्ड को देगी, लेकिन इनकी अपनी अपनी पर्सनल निधि रहेगी, अपना पैसा जमा करके रखेंगे। दूसरी यहां पे बोला है अगर इन्हें कभी कर्ज लेने की जरूरत पड़ जाए राज्य बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड को, तो वो क्या करेंगी, केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड को अपने कार्यों को सफल पालन हेतु आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए निम्नलिखित रीतियों से धन उधार लेने की शक्तियां प्रदान करती है। नंबर 1, ऋण के द्वारा ऋण ले सकते हैं, बॉन्डों का जारी करना। नंबर 3, डिवेंचर का जारी करना। नंबर 4, ऐसी ही अन्य लिखतों का जारी करना। आगे 3 देखते हैं,
बजट धारा 38 के द्वारा 38 के द्वारा केंद्रीय या राज्य बोर्ड हर एक वित्तीय वर्ष के दौरान, बजट को देखना है अच्छे से, ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ जाता है। केंद्रीय राज्य बोर्ड के बजट के बारे में आप क्या जानते हैं, या केंद्रीय बजट या राज्य बजट के बारे में बताइए। केंद्रीय या राज्य बोर्ड हर एक वित्तीय वर्ष के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जो निर्धारित किए जाएं बजट तैयार करेगा, जिससे अनुमानित प्राप्तियां और खर्च दर्शित होंगे तथा उसकी नकल केंद्रीय व राज्य सरकार को भेजी जाएगी। यहां पर बोला गया है जो राज्य बोर्ड है और केंद्र बोर्ड है, इनका कार्य क्या है, जो एक वर्ष के अंदर जितना खर्चा हुआ है, कितना कर्ज लिया है, क्या कार्य हुआ है, ठीक है, पैसे से संबंधित, पैसे से संबंधी सभी विवरण केंद्रीय सरकार को भेजे जाएंगे। ठीक है, जिसकी अनुमानित प्राप्तियां और खर्च दर्शित होंगे तथा उसकी नकल केंद्रीय व राज्य सरकार को भेजी जाएंगी। अगर राज्य बोर्ड है तो राज्य सरकार को भेजी जाएंगी, अगर केंद्रीय बोर्ड है तो केंद्रीय सरकार को भेजी जाएंगी। दूसरी बात, जो केंद्रीय सरकार है ये राज्य सरकार से भी बजट मांग सकती है। ठीक है, जितने पैसे, कितना कर्ज लिया है, कितना खर्च हुआ है, क्या कार्य हुआ है, पैसे से संबंधित बजट केंद्रीय सरकार को भेजे जाएंगे। आगे चलते हैं। नंबर 4, वार्षिक रिपोर्ट धारा 39 के अनुसार केंद्रीय बोर्ड हर एक प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे प्रारूप में जो निर्धारित किया जाए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, जैसे एक आपने कंपनी लॉ में क्वेश्चन पढ़ा होगा, विवरण पत्रिका, विवरण पत्रिका प्रोस्पेक्टस, ठीक है, उसी प्रकार से केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड प्रत्येक वर्ष जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का सही और पूर्ण विवरण दिया होगा, जो केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी तथा वह सरकार ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि से 9 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी। दूसरी बात यहां पे समझते हैं आगे। ये प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्रीय व राज्य बोर्ड प्रत्येक वर्ष अपनी विवरण पत्रिका, ठीक है, प्रथम वर्ष के बाद 9 माह के अंदर, ठीक है भाई, प्रथम जो विवरण पत्रिका दी जाती है वो पहले महीने से लेके 15 महीने के बीच में दी जाती है। अब ये 15 महीने हो गए, अब 15 महीने से 16 महीना जो लगेगा उसका एक गिन लो, और दूसरे वर्ष का 1 से 9 महीने के बीच में विवरण पत्रिका भेजी जाएगी। ठीक है, पहली विवरण पत्रिका आप 1 से 15 महीने के बीच में भेज सकते हो, लेकिन दूसरी जो विवरण पत्रिका है वो शुरू के 9 महीनों में भेजी जाएगी और उसमें सारे विवरण होंगे, कितने सदस्य हैं, कितना खर्चा हुआ है, क्या कार्य हुआ है, किस स्थान पर कार्य हुआ है, किस कंपनी ने किया है, किस अध्यक्ष की नजर में हुआ है, किस सचिव की नजर में हुआ है, इस सब का विवरण पत्रिका जारी की जाएगी। और ये विवरण पत्रिका, दूसरी बात, इसमें आपके सुझाव और सलाह भी हो सकते हैं। ठीक है, सुझाव और सलाह भी इसमें हो सकते हैं विवरण पत्रिका में, और ये भेजी जाएगी संसद के दोनों सदनों के समक्ष। 5वां पॉइंट है, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सहायता किया जाना। धारा 55 के अनुसार सभी स्थानीय प्राधिकारी बोर्ड को ऐसी सहायता देंगे तथा जानकारी देंगे जिसकी वह अपने कार्यों के पालन के लिए और बोर्ड निरीक्षण तथा परीक्षा के लिए ऐसे अभिलेख
मानचित्र, योजनाएं और दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे जो उसके कार्यों के पालन के लिए आवश्यक है। देखो यहां पे बोला है जो स्थानीय प्राधिकारी होते हैं। प्राधिकारी का मतलब होता है जिस विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, जिसे केंद्र या राज्य सरकार के कार्य करने के लिए जो शक्तियां दी हैं, उस व्यक्ति को प्राधिकारी बोलते हैं। प्राधिकारी का कार्य होगा कि वो प्रदूषण से संबंधित अभिलेख, मानचित्र, योजनाएं या अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए। किसको? अध्यक्ष को, सचिव को, या जो उससे संबंधित कार्य कर रहा है। दोबारा देखो, सभी स्थानीय प्राधिकारी बोर्ड को ऐसी सहायताएं देंगे तथा जानकारी देंगे। प्राधिकारी किसको देंगे? बोर्ड को, केंद्रीय बोर्ड को और राज्य बोर्ड को, जिसकी वह अपने कार्यों के पालन के लिए और बोर्ड निरीक्षण तथा परीक्षा के लिए ऐसे अभिलेख, मानचित्र, योजनाएं और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे जो उसके कार्यों के पालन के लिए आवश्यक है। प्राधिकारी केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड को ये सुविधाएं देंगे। सपोज करो कुछ सदस्य हैं, कार्य करने के लिए गए, कहीं पर बाढ़ का नदी का पानी है, जैसे मैंने बोला था, एग्जाम्पल लो, नदी का पानी किसी नगर में कट गया। अब इसे करने के लिए केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड के सदस्य वहां पर गए और वहां पर ये जो है नगर के लोग जो है इन पर हावी हो गए गुस्से में कि आपकी वजह से हमारा नुकसान हुआ है, मारने पीटने लगे। ठीक है, या केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड के जो सदस्य हैं उनको उस एरिया के बारे में नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो जो प्राधिकारी है एक तो इनको सुरक्षा देगा, ठीक है, और वो सभी सहायताएं करेगा जो इनको जरूरत है। ठीक है, जैसे मानचित्र देना, अभिलेख देना, योजनाएं बताना, वो सभी इनकी सुविधा हेल्प करेगा प्राधिकारी। ये जो क्वेश्चन था आपका यहीं पे हो जाता है समाप्त। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। अगर किसी कारण से कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हिंट वाइज समझा दूंगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।